Absolutely. Right now, at the moment with us from the Congress, we have our old friend Mr. Hanumant Pawar. Hanumant Pawar साहब, नमस्कार. नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन नाउ में एज यूजुअल। जी तो सर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा तो बड़ी काम आ रही है हर जगह पे, लग ऐसा रहा है। मध्य जो भी सर्वेक्षण अभी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पे दिख रहा है कि कांग्रेस जरा आगे। तेलंगाना में कांटे की टक्कर है, मतलब बिल्कुल आसपास हैं आप, इधर केसीआर है, इधर कांग्रेस है, वहाँ पर भी लगता है कि आगे कांग्रेस जरा ओवरटेक कर लेगी। मिजोरम का मुझे मालूम नहीं है सर, मिजोरम के बारे में आप बताएं। लेकिन ये क्या, और जी दूसरी बात क्या है प्रदीप जी, ये बड़ी हनुमंत पवार जी शायद इस पर कुछ रोशनी डालें। क्या है कि अभी तक ये लग रहा था कि कांग्रेस का जो संगठन है वो बहुत कमजोर पड़ गया है, हर एक को ये लग रहा था कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इज बिकम वेरी वीक, लेकिन यहां तो लगता है कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इज बिकम स्ट्रॉन्गर। ये मिरेकल कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया सर, जरा बताया जाए प्लीज हनुमंत पवार साहब। जी जी, ये सही बात है कि 2014 का लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद में 2019 का लोकसभा इलेक्शन, दो लोकसभा इलेक्शन लगातार हारने की वजह से संगठन में थोड़ा निरुत्साह आ जाना, संगठन में थोड़ी कमजोरी आ जाना, ये बात नेचुरली है। कई सारे स्टेट में भी हम इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन जैसे जैसे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का माहौल बनाया, राहुल जी खुद मेहनत ले रहे हैं, एक अच्छी टीम ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने बनाई है, यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग हो रहे हैं, एनएसयूआई पे काम हो रहा है, कन्हैया कुमार जैसा एक तेज तर्रार युवा साथी हमसे जुड़ रहा है, बीवी श्रीनिवास जैसा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे एक घूमने वाले, बात रखने वाले, दमखम से बोलने वाले को राज्यसभा दी गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, उसका ही ये सब दृश्य माध्यम से हमें अब दिखाई दे रहा है कि 4 स्टेट में कांग्रेस बीजेपी से सर्वे में आगे दिख रही है। मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ ये कहता हूं कि जो आंकड़े सर्वे के आ रहे हैं उससे भी ज्यादा कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिना डरे, बिना झुके, बिना उनके झांसे में आए बगैर लड़ रही है, बातें रख रही है। तो ये देश की जनता देख रही है। महंगाई के, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल जी बोल रहे हैं। जो कम्युनल हार्मनी हमारे देश की थी वो बिगाड़ रही है, संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बचती है कि नहीं ये सवाल अब पैदा हो गया है। आदिवासियों पे हो, दलितों पे, आदिवासी पे हो, अल्पसंख्यकों पे हो, उनपे जो लगातार हमला बढ़ रहा है, तो ये सब कांग्रेस इसके बारे में बोल रही है और बोलते बोलते कांग्रेस संगठन भी मजबूत कर रही है। ट्रेनिंग हो रहे हैं, हमारे नए नए लोगों को हम वेलकम कर रहे हैं, समाज के हर एक तबके के लोग लीडरशिप में आए, इसके लिए हमारे प्रोग्राम है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसा 50 से 55 साल का राजनीति का तजुर्बा जिनके पास है वो हमारे अब लीडर है। राहुल जी जैसा यंग लीडर है जो बिना डरे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जाके बात रखते हैं। तो संगठन में एक जान आई है, नई चेतना आई है, और उसका ही ये आपको दिख रहा है कि आने वाले 24 के लोकसभा इलेक्शन में हो या विधानसभा इलेक्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम या तेलंगाना में भी हो। मैं खास करके तेलंगाना के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मीडिया ने, केसीआर सरकार ने ऐसा लगा के रखा था, ऐसा प्रचार किया था कि मानो वहां कोई अपोजिशन है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के वहां के जो रेवंत रेड्डी है, हमारे प्रेसिडेंट है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने लगातार 3-3.5 साल से मेहनत बहुत मेहनत ली उन्होंने, नए लड़के उन्होंने ले। अब जो वहां होने जा रहा है, मैं आपको अब पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। क्या बात है साहब, वंडरफुल। लेकिन एक चीज है प्रदीप जी, एक चीज है जो मुझे ऐसा लग रहा, पता नहीं आप इसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। कांग्रेस जो है इस बार इतनी ताकतवर इसलिए दिख रही है क्योंकि यू हैव गॉन बैक टू योर ओल्ड वैल्यूज। जो कांग्रेस की पुरानी वैल्यूज थी, वेलफेयर स्टेट, सेक्युलरिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इन सब चीजों को साथ में लेकर के जो कांग्रेस आगे बढ़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस वजह से। और तीसरी चीज क्या है कि
जैसे गांधी जी ने ये तय किया भारत में आने के बाद कि मैं अपने जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, ये सूट बूट जो है अंदर पैक करके मैं अब धोती में जाऊंगा और जैसे पूरे भारतवासी जीते हैं वैसे जीऊंगा और देखूंगा कि भारत क्या है। राहुल गांधी जी ने भी गांधी जी का मार्ग अपनाया और तय किया कि मैं पूरा भारत घूमूंगा और देखूंगा कि भारत को क्या चाहिए। मुझे लगता है इन चीजों की वजह से भी बहुत प्रभाव पड़ा है कांग्रेस पर। हनुमंत पवार जी जी, बजाज साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये बात सही है कि कांग्रेस बीच के कुछ काल में सत्ता की वजह से हो या और कुछ वजह से हो, हमारे रूट हम ऐसा लगता था कि हम भूल गए क्या, हमारी जो बुनियादी हमारी विचारधारा है उससे हम हट चुके हैं क्या, ऐसा लगने की पूरी आजू बाजू में परिस्थितियां हमें दिखाई देती थी। लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल जी के नेतृत्व में ये बात सामने आई, ये देखा गया कि हमारे रूट्स जो है सेकुलरिज्म पे हो, जातिगत सबको न्याय देने के लिए हो, हर एक कम्युनिटी की लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हो या वेलफेयर स्टेट का मुद्दा हो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर राजनीति करनी है, हमें सेकुलरिज्म को बचाना है। ये बात जब से हमने ठान ली है, और बिल्कुल सही फरमाया आपने कि राहुल जी में हमें महात्मा गांधी जी की थोड़ी झलक दिखती है। वो जो लोगों का सुनते हैं, अब देखो 10 साल में मोदी जी ने अपना ही सब भाषण सुनाया है। कहीं भी जाओ, कई इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस रहती है, मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं। टेलीविजन पे देखो मोदी जी भाषण देते हैं। मैं रेलवे स्टेशन पे गया, मोदी जी का भाषण है। रेडियो पे मोदी जी का भाषण है। पार्टी मीटिंग में मोदी जी बोलते हैं, उनके भी लोगों को, उनके भी एमपी को बोलने नहीं देते। हर जगह मोदी जी बोल रहे हैं। हनुमंत पवार साहब, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट छेड़ा आपने मुद्दा, ये सही है। बिकॉज आप बीजेपी को देखोगे एक टोटलिटेरियन एक तरीके से, डिक्टेटरशिप तरीके से, आपके पास उनके सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है इवन फॉर स्टेट, मगर आपके पास एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है। आपने अशोक गहलोत को फुल पावर दिए राजस्थान में, आपने कमलनाथ को फुल पावर दिए यहां पर मध्य प्रदेश में, आपने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को टोटल डिसेंट्रलाइज कर दिया। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों पार्टीज में कि एक मोदी जी टोटल, ये आपके मैं एक्सटेंशन बोल रहा हूं, तो ये डेमोक्रेटिक तरीके और जो डिसेंट्रलाइज लीडरशिप है, क्या आपको विजय दिलाएगा, या मोदी साहब का जिस प्रकार से कर रहे हैं टोटलिटेरियन तरीके से चलाना, कौन जीतेगा? हनुमंत पवार साहब देखो, ये बात तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। कांग्रेस में जो जमीन से जुड़ी हुई लीडरशिप है उनका सुना जाता है, और हमारी जो लीडरशिप है वो भी हर एक तबके के लोगों की सुनती है। डॉक्टरों की सुनते हैं, हम मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनकी सुनते हैं, लॉयर्स की सुनते हैं, बुद्धिवादी लेखक है, साहित्य के लिटरेचर में आने वाले लोग हैं, कला साहित्य संस्कृति के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी सुनने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सुनाने वाली पार्टी है। ये फर्क हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ रहा है। कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो स्टेट की लीडरशिप को राहुल जी पूरा सम्मान देते हैं, उनका सुनते हैं, और उनको साथ में लेके वहां की स्टेट की अलग अलग पॉलिसी बनाई जाती है। अब देखो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ साहब है, उनके नेतृत्व में ही हमारी हो रही है। रेवंत रेड्डी है तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी है। इन सब लोगों को साथ में लेके राहुल जी आगे चलते हैं। जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी का पार्टी कल्चर देखोगे, तो जो जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, उस राज्य में लोगों की मान्यता है, उसको पीछे ढकेल देते हैं, और हर जगह मोदी जी का ही चेहरा लगता है। कर्नाटक में हमने देखा होगा कि मोदी जी का चेहरा उस इलेक्शन में उन्होंने घुमाया। अभी राजस्थान में भी मोदी जी आगे, मध्य प्रदेश में तो वहां के सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो भी फिर उनका सुना नहीं जाता, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। वहां भी मोदी साहब खुद का ही तस्वीर के रूप में बातें करते हैं। तो एक अकेला पूरे देश पे राज करेगा, ये जो एक तानाशाही कल्चर है, वो बीजेपी में अब बहुत बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है, और वही बीजेपी को जाके पराजित करने वाला है ना। हनुमान जी, पवार जी, एक बहुत बड़ा विषय जो आज भी तो ये है कि इजराइल हमास अटैक, भले मोदी साहब ने विरोध किया, हर चीज किया, मगर आज इंडिया अलायंस ने मेटा को चिट्ठी लिखा सब लोगों ने कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार से हेट कैंपेन चल रहा है, जिस प्रकार से डिसहार्मनी इंसाइट किया जा रहा है,
वो पूरे देश में एक दरार पैदा करेगा अलग अलग जाति और स्पेशली माइनॉरिटी से खिलाफ। और इंडिया अलायंस के तरफ से आज वेणुगोपाल जी ने साइन करके मेटा को लेटर लिख दिया है कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, इसको आप आगे मत बढ़ाओ, बिकॉज ये पूरे देश में, अपने देश में एक वातावरण बनाने वाली स्थिति में पैदा कर देंगे जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और हमास के। तो ये कहां तक या ये कितना स्टडी हुआ कांग्रेस में, थोड़ा एलाबोरेट करेंगे यार? 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला किया। अब देखो ये बहुत गहरे तरीके से सोचने की, समझने की बात है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला किया। 9 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। 9 अक्टूबर की उस मीटिंग में सीडब्ल्यूसी ने व्यक्तिगत गणना पे 4 स्टेट के जो इलेक्शन होने वाले उस पे, और इजराइल पैलेस्टाइन को युद्ध चालू है, जो वॉर चालू है, उसके तरफ लोगों का ध्यान जाए और हमारी भूमिका सामने आए। इसलिए हमने इजराइल पे जो आतंकी हमला हमास ने किया उसकी कड़ी निंदा की, और जितना जल्द हो सके उतने जल्द गाजा पट्टी में इजराइल में शांति का माहौल बना रहे, चर्चा के माध्यम से ही ये सवाल हल हो सकता है। ये भूमिका 9 अगस्त को सीडब्ल्यूसी ने लिखित रूप से दुनिया के सामने रखी। 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक इस देश का गोदी मीडिया, आपने जिसका जिक्र किया वो एक्स यानी कि पुराना ट्विटर, और पूरे मीडिया में ये बात चलाई, डिबेट चलाई। ऐसे मैं भी एक मराठी डिबेट में गया था, वो एंकर को तो मैंने वहां उनको माफी मांगने मैंने उनको राजी किया। वो कह रहे थे कि हमास के हमले का सीडब्ल्यूसी ने, कांग्रेस ने समर्थन किया। 4 राज्य में आज तक नहीं, चार स्टेट में जो इलेक्शन होने वाले हैं हिंदुस्तान में, वहां के मुसलमानों का वोट लेने के लिए पैलेस्टाइन का समर्थन किया कांग्रेस ने। कांग्रेस को ये महंगा पड़ेगा, इंडिया को ये महंगा पड़ेगा, कांग्रेस अचानक से पैलेस्टाइन प्यार कहां से, ऐसा वैसा पूरा चिल्ला रहे थे। मैंने उनको याद दिलाई भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब भूमिका की। मैंने उन्हें याद दिलाया कि सीडब्ल्यूसी का जो स्टेटमेंट है वो मैं हाथ में के पता था कि बोल तो इसमें कहा हमास के हमले का समर्थन कांग्रेस की किया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते थे। पैलेस्टाइन की बाजू क्यों ली कांग्रेस ने, ऐसा बात पूछते थे। मैं चिल्लाता रहा, मैं बताता रहा, लेकिन जैसे संसद में हमारी आवाज बंद की जाती है वैसे चैनल पे भी हमारी आवाज बंद की गई। लेकिन इन सब के, मराठी में बोलते हैं आपले दात आपल्याच घशात गिले, इन सब लोगों का, बीजेपी के भक्त हो, बीजेपी के मंत्री हो, गोदी मीडिया के लोग हो, या सोशल मीडिया पे लिखने वाले लोग हो, 12 अक्टूबर को कल दोपहर 3:30-4 बजे इस देश का जो परराष्ट्र मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनके प्रवक्ता ने चैनल पे आके ऑफिशियली अपने हिंदुस्तान की बाजू रखी, भारत सरकार की बाजू रखी, और पैलेस्टाइन होना चाहिए, पैलेस्टाइन के बाजू में हम है, पैलेस्टाइन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होना चाहिए और वहां शांति होनी चाहिए, ऐसी भूमिका इन्होंने ले ली। लेकिन उससे पहले 3 दिन एक्स माध्यम से पूरा माहौल ऐसा बनाया कि एंटी इजराइल कांग्रेस है और कांग्रेस मुसलमानों का लांगुल चालन कर रहा है। ऐसा नहीं था। पिछले 75 साल से इजराइल पैलेस्टाइन में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर हमारी हिंदुस्तान की भूमिका एक ही है। हम कहते हैं कि पैलेस्टाइनियों का अलग देश होना ही चाहिए, पैलेस्टाइन में शांतता रहनी चाहिए, इजराइल उनकी जमीन नहीं ले सकता, उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हमास ने आतंकी हमला किया है उसका समर्थन जाए। इजराइल में भी जो सिविल मर रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वहां के लोगों को बंधक बनाए, उसका भी कड़ी निंदा, उसकी भी कड़ी निंदा कांग्रेस की है। और जो इलॉन मस्क है, जो एक्स का मालिक है, वो तो मानो के चंद्र के सिटी से उठ के एक्स का मालिक बन गया ऐसा दिखता है। ऐसे पोस्ट को चला रहा है, ऐसे अकाउंट को फॉरवर्ड कर रहा है, ऐसे अकाउंट को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए इंडिया आघाड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में उनको लेटर लिखा है, लेकिन उससे हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये जो माध्यम है ये भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल पैदा कर रहे हैं, हेटरेट है, वो स्पीच ऐसे दे रहे हैं, ऐसे वीडियो दे रहे हैं, सब मॉस किए हुए वीडियो है। लेकिन हनुमंत पवार साहब जो अभी प्रदीप जी ने बात कही कि मेटा को जो चिट्ठी लिखी है, स्पेशली मेटा
that owns WhatsApp, Instagram and Facebook. वहां पर क्या है कि अभी सिर्फ यही चल रहा है, जान करके जो अल्पसंख्यक हैं भारत के मुसलमान जो हैं उनको कुरेद के जान करके प्रोवोक किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो कुछ उल्टा सीधा बोलें या कोई डेमोन्स्ट्रेशन करें। इस बात को लेकर के इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? अपने हिंदुस्तान का, भारत का जो मुसलमान है उसको पता है कि जो हमारे देश की भूमिका है वही उसकी भूमिका है। यह ऐसी बात नहीं है कि देश एक भूमिका ले रहा है और मुसलमान एक भूमिका ले रहा है, ऐसा कभी भी नहीं। इजराइल पैलेस्टाइन के मुद्दे पे हमारे देश के मुसलमानों ने कभी भी देश के खिलाफ कोई भूमिका ली, ऐसा नहीं हुआ है। हमारा हिंदुस्तान पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, गाजा पट्टी में जो हो रहा है, उसके खिलाफ है। इजराइल से हम आह्वान किया इजराइल को कि हो जल्द से जल्द वहां का जो युद्ध है वो थमना चाहिए, वो रुकना चाहिए और वहां के लोगों की जो जाने जा रही है वो नहीं जानी चाहिए। यही भूमिका हमारी है, इसी भूमिका में हिंदुस्तान का मुसलमान भी अड़िग है, यही उसकी भूमिका है और यही भूमिका रही है शुरू से आज तक। भारत की भूमिका फिलिस्तीन को लेकर के एक ही रही है और यही हम लोग, बाय द वे हनुमंत पवार साहब, यहाँ इस चैनल पर हमने शुरू से आज तक ये कहा है, भले ही नरेंद्र मोदी जी ने हमास की निंदा की हो, वो कांग्रेस ने भी करी है, हर एक ने करी है, कि आप इस तरीके से घिनौना आतंकवादी हमला करेंगे तो हर कोई आपकी निंदा करेगा, लेकिन फिलिस्तीनियों को उनको अपना आजाद मुल्क मिलना चाहिए। ये भारत की विदेश नीति शुरू से आज तक रही है और उसमें कोई चेंज नहीं आया। एंड प्रदीप जी, इफ यू नोटिस, इट हैज बीन कंफर्म्ड as Mr. Hanuman Pawar said yesterday by the External Affairs Ministry. Yeah, we've just lost Mr. Hanuman Pawar. But do remember, our viewers should remember, Pradeep ji and I have been saying that right from day one, that the government of India's stance over Palestine has not changed. And neither has our stance over terrorism. Terrorism is different. Terrorist attacks are different. आप जब स्टूडेंट्स को मारेंगे, 260 बच्चों को मार देंगे, 2 या 3 साल के बच्चों को मारेंगे, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो होनी चाहिए। और उसके ऊपर ये जो है ना, ये मास्क पहन के, नकाब पहन के, ये जो जिन लोगों ने लोगों की गर्दनों को ज़िबा किया है, इनको जितनी भी सज़ा मिले वो कम है। लेकिन जहाँ तक फिलिस्तीनियों की आज़ादी का प्रश्न है, भारत उनके साथ खड़ा है शुरू से आज तक। We have always supported Palestine. We have always supported a homeland for the Palestinians, and we have always said, Pradeep ji, that India has always said this, that Israel and Palestine have to come to an arrangement by peaceful means. Exactly, sir. शांति तरीके से शांति वार्ता होनी चाहिए दोनों के बीच में, because at the end of the day you have to come to the table whether you like it or not. जो कुछ भी हो जाए, जितनी भी घिनौनी हरकत हो जाए। Moreover, the Islamic scholars, especially from India, have always recently said that terror is not Islam. It's not. Islam doesn't propagate terror. You can't hide under the umbrella of Islam after doing a terror act, killing innocent people, butchering innocent people, cutting the throat of infants, butchering around 200 students who were just partying out there in a musical fest. You come and you slaughter them all, and then you want to hide under the umbrella of Islam. Just because you say Islam, we are not going to allow that. Just because you say Allahu Akbar, you're not going to get forgiveness. No, you're not. So, no, you are not. And the Congress also, as we've seen, all the spokesperson have, and the CWC meeting has been absolutely clear that where Hamas is concerned, our stand is we are against terror. Yes. We are against terror. There is consent. But as you said, we believe that there has to be a very peaceful, across the table talk and solve the issues of Palestine, the hearts of the Palestinians. Which, by the way, something that the Israelis should have done a long time ago. Let's be very clear. When Yitzhak Rabin and everybody else had come up with the Oslo Agreement, if the terms of the Oslo Agreement had been fulfilled, perhaps things would have been different. But maybe they wouldn't have been. I don't know. Because as far as the Hamas is concerned or Hezbollah is concerned, they are dedicated to the total destruction of Israel. Now, every country, as Mr. Modi said, has a right to defend itself and has a right of retaliation. When we get attacked by terrorists, we have the right of retaliation, and that's exactly what we have supported. And the BJP took a leaf out of Mr. Modi and went on to say that, how BJP is anti-terror and how we strike back. The retaliation where BJP is concerned, zero tolerance where terror is concerned.
and then they made it a political issue. और political ये बनाए कि देखो 2004 से लेके 14 तक we were facing the same situation that Israel is facing today. That is what the BJP said. We were facing train blast, अलग अलग प्रकार के blast, कहीं दिल्ली blast हो रहा है, कभी मुंबई blast हो रहा है, कभी Gateway of India में blast हो रहा है, and there was nothing that the government was doing. That is what the BJP says. Now BJP is also the two strategy. One is to international community में अपना स्थान बनाना, that we are against terror. At the same time, within India, consolidating its position. That we have conducted surgical strikes, we did the Balakot strike, we have zero tolerance to zero, and moreover, the recent deaths with Pakistan terrorists are concerned in Pakistan, in Canada, indirectly, जो भी है accusation of those terror organizations that India is behind this, also gives a lot of credibility when Mr. BJP and Modi is concerned. That by the way, they are, yes, the person who planned and executed the Pathankot attack yes, sir. has just been killed by unidentified gunmen Yes, in Pakistan. बिल्कुल sir. So a lot of unidentified gunmen killing off people. Bumping of terrorists. Yes, Wanted terrorists are being bumped off. yes. And these Pakistan. organizations give the credit to Mr. Modi and his agencies. Yes. Well, I don't think we're getting Mr. Anand Pawar back. I think there was a problem with his network. But anyway, we got the gist of what he's saying. So the Congress is very, very, very confident on what they need to do and what they want to do at the moment.